अध्याय 281 उजाड़ शहर में प्रवेश। उनके सामने की यात्रा में पहाड़ों और नदियों को पार करना और झाड़ियों और कांटेदार पौधों को हटाना शामिल होगा। कुछ लोग जो नए हिट गाने सुन रहे थे, रेल की पटरी के किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुनगुना रहे थे। कुछ अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने विचारों को इकट्ठा किया तो उन्हें अनिश्चितता का एहसास हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि वे अभी भी एक खतरनाक यात्रा के बीच में हैं। उनमें से कोई भी सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के मूड में नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि वे राक्षसी जीवों के इलाके में हैं। सुरंग में हुए अपेक्षाकृत रोमांचक अनुभव को छोड़कर यात्रा काफी शांतिपूर्ण रही थी। उसके बाद से उन्हें जानवरों के ऐसे किसी बड़े समूह का सामना नहीं करना पड़ा था। अपनी वर्तमान क्षमताओं के बल पर उनमें साधारण राक्षसी जीवों से अपना बचाव करने की क्षमता थी। 10 दिनों से अधिक की यात्रा के बाद अंततः दूर से जिनेलिन शहर दिखाई देने लगा। वे एक और पहाड़ी पर पहुंचे जहां एक सुरंग थी जिसमें रेलगाड़ी जा रही थी। इस बार उन्होंने अंधेरी सुरंग से जाने के बजाय एक वैकल्पिक मार्ग अपनाने का फैसला किया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही उन्हें एक विशाल घाटी दिखाई दी। दूर दूर तक फैली कई छोटी छोटी पहाड़ियां उनके गंतव्य की ओर जाती हुई नजर आ रही थीं। उत्तर दिशा में कई मोड़ों और घुमावों वाली एक नदी थी, जो अंततः एक शहर के अवशेषों के किनारे बह रही थी, जो अब वनस्पतियों से आच्छादित थे। नदी दूर तक फैली हुई थी और पूर्व की ओर उस पहाड़ी की ओर मुड़ रही थी जिसे समूह ने अभी अभी पार किया था। ये जिनेलिन शहर है। इसे बने हुए केवल 15 साल ही हुए हैं। यह इस हालत में कैसे पहुंच गया? जेन बिनशियाओ ने दूर स्थित उजाड़ शहर को देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। ये तो लगभग अपेक्षित ही था, क्योंकि जानवर इसे अपने आवास के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। घर, गलियां और सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई होंगी। पौधे उनके मल को खाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको पूरा इलाका काय, लताओं और खरपतवारों से भरा हुआ मिलेगा, किंग ने कहा। चलो, पहले हमें बाहरी इलाके की छानबीन करनी चाहिए और आसपास घूम रहे जानवरों की गिनती करनी चाहिए, सोंग शिया ने सुझाव दिया। शहर की बाहरी सीमा एक विशाल खुला मैदान था जो जंगलों से घिरा हुआ था, और यह जांच के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। यदि शहर का पुनर्निर्माण करना ही था, तो उन्हें यह जानना आवश्यक था कि क्या शहर की बाहरी सीमा पर जंगली जानवर मौजूद थे। सौभाग्य से उन्हें जिनेलिन शहर से हर एक जानवर को खत्म करने के लिए नहीं भेजा गया था। यह शहर इतना बड़ा था कि इसे द्वितीय श्रेणी का शहर कहा जा सकता था। इसकी परिधि ही उनकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल थी। उस शहर की तो बात ही छोड़िए जो अब जानवरों का अड्डा बन चुका था। कुछ सैन्य टुकड़ियों के बिना इसे मानव निवास स्थान में बदलना लगभग असंभव था। जंगल में कुछ समय छानबीन करने के बाद समूह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उन्हें समूहों में घूमने के बजाय भोजन की तलाश में निकले कुछ ही राक्षसी जानवर दिखाई दिए। अंततः शहर की परिधि के आसपास की जांच सुचारू रूप से संपन्न हुई। उन्होंने मानचित्र के खांचों पर हरे रंग के निशान लगाए, जिससे ये संकेत मिलता था कि उनमें केवल कुछ ही जानवर घूम रहे थे। चलो अंदर चलते हैं, हमें अपना काम खत्म करके जल्दी वापस लौटना चाहिए। मुझे यहाँ बाहर रहना ठीक नहीं लग रहा, लुओ सोंग ने सुझाव दिया। दरअसल पिछले 10 दिनों में लुओ सोंग का व्यवहार काफी हद तक बदल गया था। वैसे भी वह सुरक्षित क्षेत्र से बाहर रहकर और अधिक कष्ट नहीं सहना चाहता था। इस तरह की जांच में काफी समय लगेगा। इसके अलावा जिन इलाकों की हम जांच कर रहे हैं वे बेहद विशाल हैं। हमने नक्शे पर उन जगहों को पहले ही चिन्हित कर लिया है, जब तक कि हम अलग अलग होकर जांच न करें। अलग होना कोई तर्कसंगत निर्णय नहीं है, सोंग शिया ने सिर हिलाया। अगर वे 17 लोग एक साथ बने रहते तो उनके पास झुंड में चलने वाले जानवरों के खिलाफ बचने का मौका होता। अगर वे अलग अलग हो जाते तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। हम एक एक करके जगहों की जांच करेंगे। 17 लोग उजाड़ शहर में दाखिल हुए। शहर में आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सड़क जंग लगी लावारिस कारों से पूरी तरह अवरुद्ध थी। उनकी हालत देखकर ही स्पष्ट हो जाता है कि घटना के दौरान लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी कारें वहीं छोड़ दी। बड़े पैमाने पर आए आपदा में कारों जैसी चीजें काफी हद तक बेकार साबित होती हैं, क्योंकि वे सड़कों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। राजमार्गों से आगे बढ़ने के बाद उन्हें घरों के अवशेष दिखाई देने लगे। मुख्य सड़क टूट चुकी थी, दरारें पूरी सड़क पर फैली हुई थीं और उनके बीच में पेड़ पौधे उगाए थे। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ों की जीवन शक्ति ही सड़क को चीरने के लिए काफी हो। घर पूरी तरह धूल से ढके हुए थे, एक दूसरे से सटे हुए थे। लताएं ऊपर की ओर बढ़ती जा रही थीं और खिड़कियों तक पहुंच रही थीं, घनी होकर अंदर का पूरा वातावरण अस्त व्यस्त कर रही थीं। चारों ओर पेड़ों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को ढक रहे हों।
फिलहाल इंपीरियल कॉलेज और पर्ल इंस्टीट्यूट दोनों के छात्र मुख्य सड़क पर चल रहे थे। उन्हें दूर से कभी कभार जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे उनके सतर्क चेहरे का कारण स्पष्ट हो रहा था। यह आवासीय क्षेत्र वो पहला स्थान था जिसकी उन्हें जांच करनी थी। आंकड़ों के आधार पर यह प्रबल संभावना थी कि यह क्षेत्र पहले जंगली जानवरों का इलाका रहा होगा, क्योंकि अधिकांश कमरों के एक कोने में जानवरों का मल जमा था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि यहाँ क्या हुआ होगा। ये कभी एक शहर हुआ करता था। बाय टिंगटिंग ने आह भरते हुए भावुकता का इजहार किया। जब कोई शहर अपने अंत की ओर बढ़ रहा होता है, जब सड़कों पर कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिलता, तो व्यक्ति बेहद अकेला और हताश महसूस करता है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया होता। इस शहर का वर्णन करने के लिए वीरान शब्द ही सबसे उपयुक्त था। हमें कहीं सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए जहां हम बस सकें, शेन मिंगशियाओ ने प्रस्ताव रखा। हम आखिरकार शहर पहुंच गए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम आसानी से भाग सकें। ये शहर सीमा के पास होना चाहिए, जहां मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हो, लू झेंगहे ने कहा। तो हमें रहने के लिए कौन सी जगह चुननी चाहिए? सोंग शिया ने पूछा। किसी इमारत के अंदर हमें एक इमारत को अपना अड्डा बनाना चाहिए। उनमें से कुछ इमारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिससे हमें आसानी से भागने में मदद मिलेगी, लू झेंगहे ने आगे कहा। हाँ, बिल्कुल सही। ऊंची इमारतों से हमें बेहतर दृश्य क्षेत्र मिलेगा, जो पहरा देते समय हमारे लिए उपयोगी होगा। अन्यथा ये पता लगाना मुश्किल होगा कि जानवरों का कोई बड़ा समूह पास आ रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि वो इमारत उतनी बुरी नहीं है। मो फैन ने दूर स्थित एक इमारत की ओर इशारा किया। दूर से एक विशाल, मजबूत इमारत मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही थी। वो ज्यादा गंदी नहीं लग रही थी, मानो कभी कभार बारिश से धुलती रही हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अन्य इमारतों की तुलना में यह इमारत अपेक्षाकृत बेहतर प्रतीत होती थी। इसमें न केवल कई मंजिलें थीं, बल्कि इसका एक भव्य आभास भी था। तुम्हें जगह चुनने का हुनर तो पता ही है, सोंग शिया ने नक्शे पर इमारत को पहचानते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह कभी शहर का प्रशासनिक भवन हुआ करता था। कई आवासीय क्षेत्रों को पार करने के बाद समूह प्रशासनिक भवन के करीब पहुंच गया। प्रशासनिक भवन में 3 परतें थीं, जिनमें से प्रत्येक की संरचना अलग अलग थी। पहली परत प्रशासनिक हॉल थी, जो कई मंजिलों से बनी थी, आयताकार आकार की थी और एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। दूसरी परत आधार के ऊपर एक वर्गाकार भाग थी। यह नीचे स्थित आयताकार आधार से बिल्कुल भिन्न थी। तीसरी मंजिल चौकोर आकार की मंजिल से कुछ ऊंचे ब्लॉक ऊपर थी। संभवतः यह उन व्यावसायिक इकाइयों की थी जो आम जनता के लिए खुली नहीं थी। पूरी इमारत किसी तरह से वहां की शोभा नहीं दे रही थी, क्योंकि यह आसपास की इमारतों के बीच बहुत अलग दिख रही थी। ये जगह भी हमारी जांच सूची में है। हालांकि मुझे लगता है कि यह प्रशासनिक भवन कुछ अजीब है। उन पौधों को देखिए, वे सूरज की रोशनी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इमारत के अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। मुन उजियाओ के पास पादप तत्व था। उसने लताओं और झुलसी हुई शाखाओं को गौर से देखा। लताएं एक आदमी की कमर जितनी मोटी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे प्रशासनिक भवन की नींव तक बढ़ रही हों और हॉल में मौजूद अन्य लताओं से लिपट रही हों। प्रशासनिक भवन में भरपूर धूप आनी चाहिए थी, लेकिन बेलों के कारण रोशनी भवन के अंदर नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे वहां का वातावरण रहस्यमय हो गया था। वो इमारत की बजाय बेलों के जंगल जैसा लग रहा था। जनता के लिए लगाई गई कुर्सियों की कतारें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। पूरा इलाका धूल से भरा हुआ था। दरारों वाली खिड़कियों पर काई फैलती हुई दिखाई दे रही थी। आक्रमण के दौरान लोगों के घबरा जाने पर दस्तावेजों के बक्से जमीन पर गिर पड़े थे, जिन पर अब एक अजीब सा तरल पदार्थ लगा हुआ था जिससे दुर्गंध आ रही थी। 1 या 2 लोग बाहर नजर रखें, बाकी लोग इमारत के अंदर चले जाएं, लू झेंगहे ने समूह को सलाह दी। मैं यहीं रुकूंगा, मो फैन ने स्वेच्छा से कहा। मैं भी, बाय टिंगटिंग ने कहा। लू झेंगहे और सोंग शिया ने उन दोनों पर एक नजर डाली और फिर बाकी लोगों को लेकर प्रशासनिक हॉल में चले गए। 14 छात्र जल्द ही अंधकार में प्रशासनिक भवन में गायब हो गए। केवल मो फैन और बाय टिंगटिंग ही भवन के सामने स्थित उस स्थान पर रुके रहे जो कभी बगीचा हुआ करता था। मो फैन ने बाय टिंगटिंग की ओर देखा और नदी के किनारे देखे गए 2 हिलते डुलते स्तनों के अद्भुत दृश्य को याद कर लिया। उसके मन में एक सवाल उठा, 20 साल की उम्र की, बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़की के इतने बड़े स्तन कैसे हो सकते हैं? क्या उसका पतला शरीर इतना भार सह सकता है? अगर बाय टिंगटिंग को मो फैन के विचारों का पता होता, तो वह निश्चित रूप से इस बात से सहमत होती कि इस लड़के के साथ बाहर रहना उसके लिए समूह के साथ इमारत के अंदर जाने से कहीं ज्यादा खतरनाक था। बाय टिंगटिंग समूह की वैद्य थी, इसलिए उसे खतरे में डालना उचित नहीं था।
अतः उसका बाहर इंतजार करना ही तर्कसंगत था। मो फान की शक्ति के बल पर वह आसानी से उसका रक्षक बन सकता था। ये तो अजीब है। बाय टिंगटिंग को जैसे कुछ पता चला हो और वह धीरे धीरे फूलों की क्यारी की ओर चल पड़ी। यह क्या है? यहाँ खाने का एक पैकेट है जो आधा ही खत्म हुआ है, पूरा नहीं, बस उसका एक हिस्सा सड़ना शुरू हुआ है। आप खुद देख लीजिए। बाय टिंगटिंग ने दस्ताने पहने और जमीन से पैकेट उठा लिया। मो फैन उसके पास गई और गौर से देखने लगी। वाकई वो सूखे मांस का पैकेट लग रहा था। सील खुली हुई थी, लेकिन सूखा मांस देखने में बिल्कुल सामान्य था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो 15 साल से यहाँ पड़ा है। घनी झाड़ियों से घिरे प्रशासनिक भवन के अंदर लू झेंगहे और उसका साथी वायलेंट मार्क वुल्फ सबसे आगे थे। वुल्फ एक चबूतरे पर कूदा और पैनी नजर से अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। लिफ्ट पूरी तरह से खराब थी, इसलिए उन्हें ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। यहाँ कुछ यात्रा बैग पड़े हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने इन्हें यहाँ छोड़ दिया है, लियाओ मिंगसुआन ने कहा। ये शायद हाल ही में यहाँ आए कुछ शिकारियों के हों। लू झेंगे ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो समूह को दूसरी मंजिल के हॉल में ले गया। दूसरी मंजिल मीटिंग रूमों से भरी हुई थी। यहाँ पौधे और भी घने थे। लगभग पूरा गलियारा पौधों से ही अवरुद्ध था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक लिफ्ट दिखाई दी जिसका दरवाजा खुला हुआ था। लिफ्ट के शाफ्ट में लताएं फैली हुई थीं। लिफ्ट के कुछ हिस्से जंग खा चुके थे और उन पर किसी अज्ञात रंग का तरल पदार्थ लगा हुआ था। सीढ़ियां बस आगे ही होंगी। लू झेंगहे वाकई काफी साहसी था। वह अपने वायलेंट मार्क वुल्फ के साथ समूह का नेतृत्व कर रहा था। लू झेंगहे ने अभी चलना शुरू ही किया था कि मोनुजियाओ, जो अपेक्षाकृत चौकस थी, अचानक रुक गई। उसकी निगाहें लिफ्ट के शाफ्ट के सबसे करीब मौजूद लताओं पर टिकी हुई थीं। क्या बात है, लियाओ मिंगसुआन हमेशा मोनुजियाओ के करीब ही रहती थी। ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ फंसा हुआ है। मोनुजियाओ ने दो लताओं के बीच के खाली स्थान की ओर इशारा किया। लियाओ मिंगसुआन को आखिरकार अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका मिल गया। उसने महिला को आश्वस्त करते हुए लताओं की ओर कदम बढ़ाया और उस वस्तु को बाहर खींच लिया। जैसे ही उसने करीब से देखा, उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसका चेहरा पीला पड़कर सफेद हो गया। खोपड़ी। लियाओ मिंगजुआन के हाथ में एक इंसान की खोपड़ी थी, जिस पर चेहरा अभी भी लगा हुआ था। पहले उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा छिपा रखा था, इसलिए लियाओ मिंगजुआन को पता नहीं चला कि वो असल में क्या है। खोपड़ी पर गंदे काले बाल थे और चेहरा सिर से अलग हो गया था। उसकी आंखें अभी भी त्वचा से लटक रही थीं। लियाओ मिंगजुआन ने इतनी विचित्र चीज की उम्मीद नहीं की थी। एक मृत व्यक्ति, यह एक मृत व्यक्ति का सिर है। पास ही खड़ी झाओ मिंग्युए चीख पड़ी। खोपड़ी को बाहर निकालते ही उन्हें लताओं के बीच फंसी हुई चीज को करीब से देखने का मौका मिला। वो एक खोपड़ी थी और निश्चित रूप से किसी इंसान की थी। त्वचा मैली थी, लेकिन सड़ी नहीं थी। आंखें कुछ हद तक सजीव लग रही थीं, लेकिन मांस और खून दोनों गायब थे। यह एक ऐसा शव था जिसका सारा रस चूस लिया गया था, और यह घटना 10 दिन से भी कम समय पहले हुई थी। यहाँ एक है, यहाँ भी है। क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ कैसे मर गए? क्या उन पर किसी दरिंदे ने हमला किया था? समूह व्याकुल था। शवों और बिखरी हुई वस्तुओं को देखकर यही लग रहा था कि वे शिकारियों की एक टीम थे, लेकिन किसी तरह यहाँ उनकी भयानक मौत हो गई। हमने आसपास के इलाके की जांच कर ली है। आसपास किसी भी प्रकार के जंगली जानवर मौजूद नहीं थे, शेन मिंगशियाओ ने कहा। मोनुजियाओ और किंग ने एक दूसरे की ओर देखा क्योंकि उनके मन में एक अप्रिय अनुभूति उत्पन्न हो गई थी। ये पौधे अजीब से लगते हैं, मोनुजियाओ ने दूसरों को याद दिलाया। ये कैसे पौधे? ये तो अजीब है। रास्ता कहाँ गया? हे भगवान, जिस रास्ते से हम यहाँ आए थे वो तो गायब ही हो गया। उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे जूडालोग ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा। सभी ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि जिस रास्ते से वे जा रहे थे, वो किसी तरह लताओं से अवरुद्ध हो गया था। अब वो जगह इतनी तंग थी कि उनके लिए उसमें से निकलना असंभव था। हर कोई हिलती डुलती चीजों और राक्षसी जीवों से निकलने वाली किसी भी जानलेवा आभा के प्रति सतर्क रहने का आदी था। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि पौधे अचानक उनके भागने का रास्ता बंद कर देंगे। उनके पीछे का रास्ता अवरुद्ध था, लेकिन समस्या ये थी कि उन्होंने उस रास्ते का इस्तेमाल कुछ ही क्षण पहले किया था। ये तो पौधे हैं, ये हिल सकते हैं। आखिरकार किसी को इस भयावह सच्चाई का एहसास हुआ। भागो, जल्दी! लू झेंगे चिल्लाया। इमारत घनी लताओं और शाखाओं से ढकी हुई थी। कुछ समय पहले ही यहाँ शिकारियों का एक दल मारा गया था, और अब उनके पीछे का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। ये प्रशासनिक भवन बिल्कुल भी स्वागत योग्य स्थान नहीं है। लताएं अचानक हिलने डुलने लगी।
जो पौधे कुछ क्षण पहले तक बिल्कुल स्थिर रहने में बेहद सावधानी बरत रहे थे, वे अचानक चलने लगे। घनी लताएं केंद्र की ओर सिकुड़ती गईं। समूह को ऐसा लगा जैसे वे किसी विशाल मशीन के अंदर फंस गए हों। इसके गियर पहले धीरे धीरे घूम रहे थे और अब इंजन के गर्म होने के बाद यह आखिरकार जाग उठी थी। बेलें धीरे धीरे लिफ्ट के शाफ्ट के बाहर इकट्ठा होने लगी। आगे वाली बेलों ने अपना आकार बदलकर नुकीले कांटों के भाले जैसा बना लिया और बेलों में फंसे छात्रों के समूह की ओर बढ़ने लगीं। हे भगवान, हम तो गए काम से, लुओ सोंग चीख पड़ी। वो और जू डालोग सबसे पीछे थे। सीढ़ियों के पास की लताएं अभी भी लहरा रही थीं और दीवारों की परतें बना रही थीं, जिससे उनका भागना असंभव हो गया था। दीवारें इतनी मोटी थीं कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। आह आह! समूह में से किसी ने भयानक चीख मारी। पता चला कि वह सोंग शिया थी, जिसे अग्नि तत्व के तारा पैटर्न को संरेखित करते समय एक नुकीली बेल ने बगल से वार करके घायल कर दिया था। भाले के आकार की लता उसके पेट में घुस गई और उसे हवा में खींचकर दीवारों की ओर ले गई। ताज़ा खून जमीन पर फैल गया। सोंग शिया का मुंह पूरी तरह खून से भरा हुआ था। उसमें चीखने की भी ताकत नहीं थी। जब सबने उसे चीनी से लिपटी हुई मिठाई की तरह घसीटते हुए देखा तो सबका दिमाग सुन्न हो गया। तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? भागो! लुओ सोंग चिल्लाया और सोंग शिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसे पौधे धीरे धीरे निगल रहे थे। हमें उसे बचाना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। उसका तो काम तमाम हो गया। लू झेंगे ने सबको शांत करने की कोशिश करते हुए ठंडे लहजे में कहा। आइस लॉक! मु निंगसू ने सबसे पहले एक मंत्र पूरा किया। उसकी निगाहें सोंग शिया पर टिकी थीं, जो पौधों से बनी दीवारों के भीतर फंसी हुई थी। बर्फीली जंजीरें तेजी से आगे बढ़ी और सोंग शिया को कसकर जकड़ लिया। मु निंगसू ने जंजीर का दूसरा सिरा पकड़ा और पूरी ताकत से खींचकर सोंग शिया को लताओं से बाहर निकाल लिया। सोंग शिया के पेट से लेकर पीठ तक एक भयानक घाव था। जब उसे समूह की ओर खींचा जा रहा था, तो उसका खून चारों ओर फैल गया। यह एक भयावह दृश्य था। आइस लॉक ने सोंग शिया को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। हालांकि उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि उसका जीवित रहना नामुमकिन था। उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसका बहुत सारा खून बह चुका था। बर्फ फैलाओ, जमा दो! मु निंगसू ने सोंग शिया के शरीर को जमाने के लिए फिर से जादू किया। बर्फ ने तेजी से घायल युवती को ढक लिया और घाव को सील कर दिया ताकि उसका और खून बहना बंद हो जाए। घाव से खून बहना आखिरकार बंद हो गया, लेकिन सोंग शिया अपनी अंतिम सांसें ले रही थी और बेहद कमजोर हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और मरने की अनिच्छा साफ झलक रही थी। रुको, मैं तुम्हें बाहर ले आती हूँ। मु निंगसू ने सोंग शिया की आंखों में देखा। सोंग शिया की आंखें अभी भी खुली हुई थीं। उसके मुंह से धीरे धीरे ताज़ा खून बह रहा था। वह बेहद दयनीय लग रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ अपनी जान गंवाने के कगार पर पहुंच जाएगी, और उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मु निंगसू ही वो व्यक्ति होगी जो उसकी जान बचाएगी। मैं उसका ख्याल रखूंगी, मु नुजियाओ ने मु निंगसू से कहा। मु निंगसू ने सिर हिलाया और फिर मुड़कर लू झेंगे पर ठंडी निगाह डाली। लू झेंगे ने भावहीन चेहरे से जवाब दिया, मैं पूरी टीम के बारे में सोच रहा था। अब से आदेश मैं ही दूंगी। मु निंगसू लू झेंगे जैसे सैन्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपना नेतृत्व सौंपने को तैयार नहीं थी। ऐसे व्यक्ति की नज़र में किसी भी समय दूसरों की जान की बलि दी जा सकती थी। ठीक है। मु निंगसू ने वायु तत्व को नियंत्रित किया और तेजी से अवरुद्ध मार्ग की ओर बढ़ गई। वही लता भाला जिसने सोंग शिया पर हमला किया था, अचानक बिना किसी चेतावनी के बगल से वार करते हुए मु निंगसू के दिल पर सीधा निशाना साधा। अगर वह भाला लग जाता तो मु निंगसू की तुरंत मृत्यु हो जाती। बेल अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी, जिससे जादूगरों को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और न ही उन्हें कोई मध्यवर्ती मंत्र पढ़ने का समय मिला। मु निंगसू ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। एक पल में ही पंचकोणीय बर्फ के टुकड़े उसके चारों ओर प्रकट हो गए। वे तुरंत उसके कब्जों से ऐसे चिपक गए मानो चुंबक हों। एक सेकंड से भी कम समय में बर्फ के टुकड़ों ने मु निंगसू के चारों ओर एक सुंदर जमी हुई कवच बना ली। कवच सुरुचिपूर्ण होने के साथ साथ मजबूत भी था, जिससे मु निंगसू युद्ध के लिए तैयार राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसकी सुंदरता में एक नए प्रकार का प्रभुत्व झलक रहा था। बर्फीले कवच ने उसे कसकर जकड़ लिया। आती हुई लता ऐसे टूटी जैसे किसी धातु से टकराई हो और तुरंत एक घायल तंतु की तरह पीछे हट गई। सुरक्षा! मु निंगसू ने बर्फ के ताले की जंजीरों को नियंत्रित करके समूह के चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। बर्फीली जंजीरें तुरंत उन लोगों की ओर उड़ गई जिन पर लताओं का हमला हो रहा था, ताकि उनकी रक्षा की जा सके। जल अवरोध! पवित्र ढाल! जल अवरोध!
बाकी लोग चुपचाप खड़े होकर देखते नहीं रह सकते थे। उन्होंने तुरंत एक दूसरे की रक्षा के लिए अपने रक्षात्मक मंत्रों का प्रयोग किया। दीवारें अभी भी ढह रही हैं। अगर वे निर्माण कार्य पूरा कर लेते हैं तो हमारा हाल भी शिकारियों जैसा हो जाएगा। हमें किसी भी तरह से अंदर घुसने का रास्ता खोजना होगा, झाओ मांटिंग ने कहा। क्या किसी के पास डेथ स्ट्राइक आइटम है? मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस समय भी उनका इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे, मु निंगसू ने पूछा। इन परिस्थितियों में उसका आइस लॉक केवल सुरक्षात्मक उपाय के रूप में ही उपयुक्त था। इसका उपयोग आपस में गुंथी हुई लताओं की मोटी दीवारों को तोड़ने के लिए करना बिल्कुल असंभव था। मु निंगसू, पौधों को जमाने की कोशिश करो, इससे मेरा लाइट स्लैश ज्यादा असरदार होगा, मिन कोंग चिल्लाया। समझ गया। किन किंग और लुओ सोंग, जिनके पास भी बर्फ का तत्व था, ने तुरंत मु निंगसू के साथ मिलकर अपने बर्फ के छिड़काव का प्रयोग किया। उसके क्षेत्र से मिली शक्ति के कारण तीनों की बर्फ की शक्ति सामान्य से अधिक बढ़ गई थी। पाला तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गया और कुछ ही सेकंड में दीवारों की कुछ परतें जम गईं। रप्चर लाइट स्लैश, मिन कोंग ने एक विचार से एक सुनहरी तलवार को प्रकट किया। तलवार कठोर प्रकाश से बनी थी। उसे देखते ही बाकी लोगों ने तुरंत उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। इस तरह के घातक जादुई उपकरण महंगे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मिन कोंग का प्रतिष्ठित परिवार उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उस पर कुछ पैसे खर्च करने को तैयार था। सभी जादुई उपकरणों को सक्रिय करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर्याप्त ऊर्जा मिलने पर ही उनकी अधिकतम शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। मिन कोंग के हाथ में मौजूद डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट की कीमत कम से कम 10 मिलियन RMB थी। इसकी चमक बेहद तेज थी, जिससे पौधे इसके करीब आने से हिचक रहे थे। जैसे ही उसने कठोर प्रकाश की तलवार से वार किया, बाकी लोगों ने केवल एक अर्धचंद्राकार सूर्य को सीधी रेखा में आगे बढ़ते हुए देखा, जो लताओं की दीवारों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यहां तक कि उसने लताओं में आग भी लगा दी। हालांकि यह सिर्फ एक हल्की सी खरोंच थी, फिर भी इसने एक चौड़ा रास्ता साफ कर दिया। लताएं इससे काफी डरी हुई लग रही थीं। जो लताएं क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी वे जल्दी से पीछे हट गईं। अच्छा है, जल्दी करो, हमें अभी जाना होगा। बेलें चारों ओर फैल रही है। बगीचे में मो फैन और बाय टिंग टिंग अपने सामने की इमारत को भावहीन चेहरों से घूर रहे थे। इमारत के चारों ओर लिपटी लताएं ऐसे हिलने लगी मानो उनमें जान आ गई हो। ऐसा लग रहा था मानो वे अभी अभी मिले भोजन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हों। ऐसा नजारा उन्होंने पहली बार देखा था, क्योंकि ज्यादातर जादूगर पौधों को हानिरहित ही मानते थे। यहां तक कि जब पूरा इलाका लताओं से भरा हुआ था, तब भी वे सिर्फ जीवित चीजों की तलाश में थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरा पौधा असल में एक राक्षसी जीव होगा और उसकी लताएं और शाखाएं हथियारों की तरह घातक होंगी। अब हमें क्या करना चाहिए? वे अंदर फंसते जा रहे हैं, बाय टिंग टिंग ने घबराकर कहा। घनी झाड़ियां कंक्रीट की दीवारों से भी ज्यादा मजबूत लग रही थीं। समूह पहले ही इमारत के काफी अंदर तक घुस चुका था, इसलिए उनके लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल होगा। आखिरकार ये स्थिति किसी विशालकाय जानवर की ग्रासनली में कूदने जैसी थी। ऊपर देखो, मो फैन ने प्रशासनिक भवन की दूसरी मंजिल की ओर इशारा किया, जो आधार के ऊपर बनी विशाल संरचना थी। बाय टिंग टिंग ने अपना सिर उठाया और महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो रही है। उसे उस संरचना से एक विशाल, भयानक मस्तिष्क बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। मस्तिष्क किसी जानवर के मस्तिष्क जैसा नहीं दिखता था, बल्कि पेड़ के तने के समान था। अगर अचानक खुला हुआ उसका विशाल मुंह न होता, तो कोई भी उसे जीवित प्राणी न समझता। पेड़ के ठूंठ के आकार का मस्तिष्क लगभग पूरी दूसरी परत को घेरे हुए था। इसकी अंतहीन लताएं इसके गले से जुड़ी पोषण नलिकाओं की तरह थीं। दूर से देखने पर यह किसी पेड़ की छाल से ढके हुए दानव की तरह लग रहा था जो किसी चीज को चूस रहा हो। एक रूप बदलने वाला दानव। बाय टिंग टिंग ने गहरी सांस ली। उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने पहली बार अपनी आंखों से ऐसा राक्षस देखा था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह कोई पौधा है या कोई दानव जैसा जानवर? मो फैन ने अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। वो सचमुच एक दानव था। वो प्रशासनिक भवन को अपने भेष के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, और वह स्थान इतना शांत और निर्मल प्रतीत होता था कि अन्य जीवों को भी उसे अस्थायी विश्राम स्थल के रूप में उपयोग करने के लिए आकर्षित करता था। आसपास किसी भी राक्षसी जीव का न दिखना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि यह स्थान बेहद खतरनाक था। कोई भी जीवित प्राणी निश्चित रूप से उस राक्षस के पेट में चला जाता, क्योंकि वह भेष बदलने में माहिर था। जो भी सावधान नहीं रहता, वो अंततः उसके विकास के लिए पोषक तत्व बन जाता। इसे शुद्ध वंश का दानवी जीव माना जाता है। परिपक्व होने पर इससे निपटना बेहद मुश्किल होता है। चूंकि यह प्रकाश से डरता है,
इसलिए ये केवल अंधेरी जगहों पर ही रहता है। किसी तरह प्रशासनिक भवन इसका प्राकृतिक आवास बन गया है, जहां ये बढ़ते समय चिपक जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए एकदम सही है। इसके शिकार आसानी से मिल जाते हैं। बाय टिंगटिंग दानवी जीवों के अध्ययन में निस्संदेह सबसे होशियार छात्रा थी। उसने एक ऐसी प्रजाति को पहचान लिया था जिसके बारे में आम जनता ने आधिकारिक चैनलों से भी शायद ही कभी सुना था। मुझे उम्मीद है कि यह कमांडर स्तर का नहीं होगा। मैं अपनी गोलीबारी से इस पर हमला करने की कोशिश करूंगा, मो फैन ने कहा। इसे उकसाओ मत, आग इसके खिलाफ ज्यादा कारगर नहीं है। हमारी टीम के दुगने आकार के भी लोग छद्मरूप धारण करने वाले दानव के सामने टिक नहीं पाएंगे। बाय टिंगटिंग ने तुरंत उसे रोक दिया। तो वे लगभग मर चुके हैं। मो फैन स्तब्ध रह गया। अगर टीम में लाइट मैजिशियन नहीं होता तो शायद वे 10 मिनट के भीतर ही खत्म हो जाते, बाय टिंगटिंग ने फ्राउनिंग करते हुए कहा। मो फैन की वजह से उसने वहीं रुकने का फैसला किया था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी उसके बारे में उसकी अच्छी राय थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके मन में आए एक अचानक विचार ने उसे इतने भयानक जाल में फंसने से बचा लिया। वे दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। अंदर जाना उनके लिए आत्महत्या करने जैसा होता। वे केवल इंतजार कर सकते थे और अगर प्रवेश द्वार तक पहुंचने में कामयाब हो जाते तो समूह को सहायता प्रदान कर सकते थे। मो फैन का दिल बैठ गया। उसे बाकी लोगों में से अधिकांश की जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन उनमें मून इंगसू, मून उजियाओ और झाओ मानटिंग शामिल नहीं थे। हालांकि अगर आग इसके खिलाफ कारगर नहीं थी और बिजली भी पौधों के खिलाफ बेकार थी, तो उसके पास बाहर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वे दोनों घबरा रहे थे, तभी अचानक एक काली हवा का झोंका ज्वार की तरह उनकी ओर बढ़ा और रास्ते में आने वाले पेड़ों और बाकी सब चीजों को एक तरफ धकेल दिया। जमीन पर पड़ी वस्तुएं खड़खड़ाने लगी क्योंकि एक जंग लगी साइकिल हवा में उछलकर पास की एक इमारत से टकरा गई, जिससे धातु के टुकड़े बेतहाशा उड़ने लगे। मो फैन और बाय टिंगटिंग को बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ठंडे पसीने के साथ उनकी सांसें तेज हो गईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में डर और घबराहट के भाव देखे। काले बवंडर के बीचों बीच विशाल पंखों की एक जोड़ी तेजी से उन दोनों की ओर बढ़ने लगी। पंखों के नीचे एक विशाल छिपकली का शरीर था। उसकी मोटी त्वचा सिर से लेकर पूंछ के सिरे तक पूरी तरह से उभरी हुई थी। उसकी लंबी पूंछ आधी मुड़ी हुई थी और उसके अंत में एक नुकीला किनारा था जो सूरज की रोशनी में तेजी से चमक रहा था। भागो, मो फैन अचानक बोल पड़ा। उस भयानक आभा ने ही उन्हें लगभग दम घोंट दिया था। थोड़ी सी भी कमजोर मानसिक स्थिति वाले लोग तुरंत बेहोश हो जाते। मो फैन के लिए किसी जीवित प्राणी से ऐसी जबरदस्त आभा का अनुभव करना पहला अनुभव था, इस हद तक कि उसके मन में जान बचाकर भागने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। बाय टिंगटिंग वहीं जम गई। वो केवल पीले पड़े चेहरे के साथ मो फैन को देखती रह गई। मो फैन ने उसकी कलाई पकड़ ली। ऐसी परिस्थितियों में अपनी ताकत छिपाने की उसे कोई परवाह नहीं थी और उसने तुरंत फ्लीइंग शैडो मंत्र का प्रयोग किया। धिक्कार है, संरेखण बार बार विफल हो रहा है। मो फैन ठीक से फ्लीइंग शैडो मंत्र का प्रयोग भी नहीं कर पा रहा था। लगातार 4 बार विफल होने के बाद ही यह काम कर पाया। बाय टिंगटिंग को अपने साथ घसीटते हुए मो फैन एक धुंधली परछाई में बदल गया और प्रशासनिक भवन के चारों ओर की दीवारों के सहारे दौड़ने लगा। उसकी परछाई तेजी से घने पेड़ों वाली सड़क की ओर बढ़ गई। काफी दूर चले जाने के बाद लगभग एक गली की दूरी पर वो प्रबल उपस्थिति अंततः कमजोर पड़ गई। तुम्हारे पास 4 तत्व है। बाय टिंगटिंग अविश्वास से मो फैन को घूर रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। मैं आपको इसके बारे में किसी और समय समझाऊंगा। मो फैन ने मुड़कर प्रशासनिक भवन की ओर एक नजर डाली। वो विशाल छिपकली इमारत की 3री मंजिल तक उड़ चुकी थी, जिसमें एक लंबी बालकनी थी। वो बाज की तरह इमारत के ऊपर चक्कर लगा रही थी। अचानक उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और इमारत की 2री मंजिल की ओर झपट्टा मारा। उसका मुंह गुफा की तरह चौड़ा खुला हुआ था और उसके नुकीले दांत ऊपर लटकते हुए तारों की तरह लग रहे थे। उस विशालकाय छिपकली ने संरचना पर हमला किया और सीमेंट को बुलबुले फूटने की तरह चकनाचूर कर दिया। इसका असली निशाना छद्मरूपी दानव राक्षस का दिमाग था। जैसे ही इसके नुकीले दांतों ने काटा, छद्मरूपी दानव राक्षस ने पूरे शहर में कान फाड़ देने वाली चीख मारी। पूरी इमारत को घेरे हुए लताएं बेतहाशा हिल रही थीं, मानो पूरी इमारत को ही गिरा रही हो। छद्मरूप धारण करने वाला दानव जानवर जोरदार संघर्ष कर रहा था और अपनी लताओं का इस्तेमाल करके विशाल छिपकली को जकड़ रहा था। प्रशासनिक भवन की खिड़कियों से अनगिनत लताएं बाहर निकली हुई थीं। वे विशाल छिपकली को अपने तनों की तरह लपेटने लगी, मानो उसे उसके सिर से दूर खींचने की कोशिश कर रही हो।
दुर्भाग्यवश विशाल छिपकली के लिए लताएं मकड़ी के जाले जितनी नाजुक थीं। उसने बड़ी आसानी से उन्हें झट से फाड़ दिया और फिर और भी जोर से काट लिया। छद्मरूप धारण करने वाला दानव उसके सामने पूरी तरह से असहाय था। रूप बदलने वाला दानव अंततः काटने का विरोध नहीं कर सका। उसके विशालकाय दांतों के बीच उसका मस्तिष्क चूर चूर हो गया, जबकि उसका शेष शरीर इमारत के साथ ही ढह गया। विशाल छिपकली ने छद्मरूपी दानव के मस्तिष्क से तरल पदार्थ को चूसना शुरू कर दिया, मानो वो पौष्टिक हो। वो उसकी एक बूंद भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। प्रशासनिक भवन के अंदर घनी वनस्पति तेजी से मुरझा गई। छद्मरूप धारण करने वाला दानव जानवर अविश्वसनीय रूप से तेजी से मर गया, ठीक वैसे ही जैसे किसी बकरी का गला एक विशाल मगरमच्छ फाड़ देता है। उसका संघर्ष पूरी तरह व्यर्थ था और इससे उसकी मृत्यु और भी तेज हो गई। इसे खा लिया गया था। बाय टिंगटिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा है। मो फैन भी हैरान रह गया। जिस रूप बदलने वाले दानव से निपटना उन्हें बिल्कुल नहीं आता था, वो पल भर में किसी दूसरे जानवर का शिकार बन गया। अगर वो विशाल छिपकली उन्हें निशाना बना रही होती, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी जान तुरंत चली जाती? उस विशाल छिपकली ने भरपेट भोजन किया। उसने अपने पंख फैलाए, आसपास की किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए हवा में छलांग लगा दी। जैसे ही वो विशाल छिपकली वहां से गई, प्रशासनिक भवन की दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल के साथ पूरी तरह से ढह गई। वो विशालकाय ढांचा धीरे धीरे ढह गया और पास की इमारतों से टकरा गया, जिससे वे भी उसके साथ गिर गईं। ये प्रभाव इतना भीषण था कि मो फैन और बाय टिंगटिंग घबरा गए, क्योंकि गिरती इमारतों से उठी धूल के बादल चारों ओर फैल गए। सौभाग्यवश शहर पहले से ही निर्जन था, अन्यथा इमारतों के ढहने से अनगिनत मौतें हो जाती। आखिर इमारतों के आकार के सामने मनुष्य चींटियों के समान थे। प्रशासनिक भवन के अवशेषों के अंदर छत लगातार गिरती रही, क्योंकि सहारा देने वाले बीम टूटकर टुकड़ों में बिखर गए। 14 लोग किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। चारों ओर पानी, प्रकाश और चट्टानों से बने कई तरह के सुरक्षा उपकरण और अवरोध मौजूद थे। सौभाग्य से इमारत की नींव काफी मजबूत थी और दूसरी मंजिल से ढहना शुरू हो गया था, अन्यथा वे अब इमारत के अंदर जिंदा दफन हो जाते। पौधों की दीवारों के रास्ते में रुकावट न होने के कारण सभी लोग अधिक तेजी से आगे बढ़ पा रहे थे। हम लगभग प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं, जल्दी। भगवान का शुक्र है, हम बाहर निकल गए। समन रॉक गोलेम ने जमे हुए सोंग शिया को अपने कंधे पर उठा रखा था, जबकि अन्य विंड ट्रैक और अर्थ वेव के साथ आगे बढ़ रहे थे। प्रशासनिक भवन प्रवेश द्वार के विपरीत दिशा में गिर गया था, लेकिन उन्हें गिरने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी थी। हालांकि इमारत से बाहर भागते समय उनमें से किसी के पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। हम यहाँ हैं, बाय टिंगटिंग ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा जब उन्होंने समूह को सुरक्षित बाहर निकलते देखा। जल्दी करो, सोंग शिया को बचाओ, वो मर रही है। झेंग बिनशियाओ ने रॉक गोलेम को सोंग शिया को बाय टिंगटिंग के सामने रखने का आदेश दिया। सोंग शिया के पेट में हुए छेद को देखकर बाय टिंगटिंग कल्पना कर सकती थी कि इमारत के अंदर की स्थिति कितनी खतरनाक थी। बर्फ पिघलाओ। बाय टिंगटिंग ने जरा भी समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत एक मध्यम उपचार मंत्र का जाप किया। उपचार करने वाली परी को बुलाया गया। जैसे ही बर्फ पिघलने लगी, परी छेद के रास्ते सोंग शिया के शरीर में प्रवेश कर गई। सोंग शिया पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। उसकी नब्ज इतनी कमजोर थी कि वह किसी भी क्षण मर सकती थी। बाय टिंगटिंग ने सोंग शिया के लिए नए रक्त की आपूर्ति करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। आंतरिक अंगों को हुई क्षति जानलेवा नहीं थी, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव घातक था। सोंग शिया का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी क्षण इस दुनिया को अलविदा कह देगी। धिक्कार है, हमें प्रशासनिक भवन आने का सुझाव किसने दिया? हम बाल बाल बच गए, समूह में से किसी ने डांटते हुए कहा। लियाओ मिंगसुआन ने मो फैन की तरफ देखा और झल्लाकर कहा, क्या ये तुम नहीं थे? वाह वाह, खुद यहाँ छिपकर हमें मरने के लिए भेज रहे हो। मो फैन, तुमने तो बड़ी बड़ी खूबी दिखाए। शेन मिंगशियाओ और लुओ सोंग ने तुरंत मो फान की ओर उंगली उठाई। वे शुरू से ही मो फान के प्रति शत्रुता रखते थे, इसलिए उन्होंने उसे नीचा दिखाने के ऐसे बेहतरीन अवसर का लाभ उठाने में कोई संकोच नहीं किया। दरअसल मो फान ने ही समूह को यहां आने का सुझाव दिया था। सभी लोग मौत के मुंह से बचकर निकले थे, जबकि मो फान खुद यहां बिल्कुल सुरक्षित था। ऐसे में उनका गुस्सा होना स्वाभाविक था। अगर मैं चाहता कि तुम सब मर जाओ तो मैं प्रवेश द्वार ही बंद कर देता। मो फैन कभी दयालु व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने केवल एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या तुम्हें बाहर से हमारे साथ समन्वय नहीं करना था?
तुम यहाँ क्यों छिपे हो? तुम कितने स्वार्थी और नीच हो, लियाओ मिंगसुआन ने गुस्से से कहा। लड़ाई के दौरान लियाओ मिंगसुआन के पैर में भी नुकीली बेलें घुस गई थीं। असहनीय दर्द के कारण उसने अपने दांत भींच लिए थे। वह केवल अपने गुस्से को निकालने के लिए ऐसा कर रहा था। बाय टिंगटिंग सोंग शिया की जान बचाने में व्यस्त थी, इसलिए वह मो फैन का बचाव करने में असमर्थ थी। दूसरी ओर मो फैन इन बेवकूफों की बकवास से तंग आ चुका था। उनकी आवाजें ही उसे बहुत परेशान कर रही थीं। क्या हुआ? पूरी इमारत क्यों ढह गई? झाओ मानटिंग ने पूछा। इस शहर में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर मौजूद उस ताकतवर जानवर ने तुम्हारी जान बचाई है, मो फैन ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मू निंगसू ने पूछा। यह एक रेजिटेल ड्रेक था। इसने स्यूडोमॉर्फिंग डेमन बीस्ट को जिंदा ही खा लिया, बाय टिंगटिंग ने गहरी सांस लेने के बाद समझाया। बाय टिंगटिंग ने समूह को बताया कि कैसे रेजिटेल ड्रेक अचानक कहीं से प्रकट हुआ और पलक झपकते ही स्यूडोमॉर्फिंग डेमन बीस्ट को मार डाला, जिससे सभी की आंखें फटी रह गईं और वे हैरान रह गए। सौभाग्य से वो केवल छद्मरूपी दानव जानवर में ही रुचि रखता था, अन्यथा वे सभी मारे जाते। बाय टिंगटिंग के वर्णन के अनुसार रेजिटेल ड्रेक कम से कम कमांडर स्तर का था, क्योंकि छद्मरूपी दानव जानवर, जिसे पूरे समूह के लिए एक घातक खतरा माना जा रहा था, उसके एक भी काटने से नहीं बच सका। हे भगवान, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं भी यही सोच रही हूँ। ये जगह बहुत डरावनी है। डीन सोंगहे ने हमें यहाँ भेजने के बारे में क्या सोचा था? अब तक हमने जिन चीजों का सामना किया है, उन्हें देखो। हम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते, लियाओ मिंगसुआन ने अचानक कहा। सोंग शिया बाल बाल बची, और उनमें से कुछ को इमारत से बाहर निकलते समय लगभग घसीट कर ले जाया गया। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति थी। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि वे इसलिए जिंदा बच पाए क्योंकि एक रेजिटेल ड्रेक ने उनके संभावित हत्यारे को एक ही झटके में खा लिया था। उस संघर्ष में पूरी इमारत ढह गई थी। भला कौन हिम्मत करके आगे की जांच जारी रखेगा? हंटर यूनियन के पास जो जानकारी है, उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। इस जगह का खतरा उनके बताए खतरे से कहीं ज्यादा है। या शायद हम बस बदकिस्मत हैं कि यहाँ आते ही हमारा सामना ऐसे खूंखार जानवर से हो गया। अगर हम ज्यादा सावधान रहें तो हम अपना मिशन पूरा कर सकते हैं, लू झेंगे ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा। लियाओ मिंगसुआन और जू डालोग ने लू झेंगे को हैरानी से देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि समूह के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद लू झेंगे इतना साहसी निर्णय कैसे ले सकता है। मुझे नहीं लगता कि हंटर यूनियन के पास मौजूद जानकारी में कुछ भी गलत है, झाओ मानटिंग ने कहा। क्या आप सच कह रहे हैं? देखिए हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ा है। आपने अभी इमारत में लाशें देखी। सीधे शब्दों में कहें तो जो शिकारी जिंदा वापस लौटे, उन्हें कुछ भी अजीबोगरीब नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस जगह को अपेक्षाकृत सामान्य समझा। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्हें कुछ असाधारण चीज का सामना करना पड़ा। झाओ मानटिंग एक पल के लिए रुका और फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, जो लोग शक्तिशाली दानवों से टकराए, वे सब मर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर वे सब मर गए होते तो वे वापस रिपोर्ट कर पाते। दोनों ही स्थिति में सभी इस बात पर सहमत थे कि उन्हें आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। सोंग शिया को गंभीर चोट लगी थी। शियाओ फैंग अपनी पिछली चोट से पूरी तरह उबर चुका था, इसलिए वह सामान्य रूप से चल सकता था। हालांकि सोंग शिया को ठीक होने में कितना समय लगेगा, ये कहना मुश्किल था। फिर भी ये जानकर बहुत राहत मिली कि वो अभी भी जीवित थी। सौभाग्य से मू निंगसू ने समय रहते घाव को जमाकर खून बहना रोक दिया, वरना, बाय टिंगटिंग ने कहा। सोंग शिया, जिसे अभी अभी होश आया था, ने मुनिंगसू की ओर कृतज्ञता भरी नजर डाली, जिसने सिर हिलाकर जवाब दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? जेन बिंगशियाओ ने पूछा। एक व्यक्ति पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था और समूह के कई सदस्यों ने पीछे हटने की वकालत की थी। टीम के सदस्यों की सोच अब एक जैसी नहीं थी, इसलिए वे मिशन को आगे बढ़ाने में हिचकिचा रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब नहीं जाऊंगी, मू निंगसू ने कहा। मू निंगसू दूसरों को अपना फैसला मानने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी। भले ही वे अलग अलग स्कूलों से आए थे, लेकिन वे यहाँ खुद को प्रशिक्षित करने आए थे। यह उनकी क्षमताओं की परीक्षा थी, इसलिए अब उनके पास पीछे हटने का कोई बहाना नहीं था। मू नुजियाओ की सोच भी मू निंगसू जैसी ही थी। वो एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर कोई जादूगर जान जोखिम में डालकर ऐसे कठिन हालात से बच जाता है, तो इससे उसकी साधना के भविष्य के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। केवल सुरक्षित क्षेत्रों में रहकर और प्रतिदिन ध्यान करके अपनी शक्ति में सुधार करना संभव नहीं था। वास्तव में, युद्धों से प्राप्त अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण कारक था। उनका मानना था कि यदि वे अभी चली गईं,
तो भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस जुटाना उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। चूंकि मू निंगसू ने रुकने का फैसला कर लिया है, इसलिए मेरे जाने का कोई रास्ता नहीं है, लियाओ मिंगसुआन ने कहा। मू निंगसू और मू नुजियाओ दोनों महिलाएं थीं। अगर वे इस मिशन को पूरा करने के लिए इतनी दृढ़ थीं, तो पुरुषों को अब पीछे हटने का फैसला करने पर शर्मिंदगी महसूस होगी। हालांकि लियाओ मिंगसुआन, शेन मिंगसियाओ और मिंग कोन का मो फैन के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया जारी रहा। वे अब भी उस पर उन्हें खतरे में डालने का आरोप लगा रहे थे। मो फैन, अब से तुम चुप रहो। मुझे समझ नहीं आता कि पल इंस्टीट्यूट के निदेशकों ने ऐसे काय को अपने स्कूल का प्रतिनिधि बनाकर एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में क्यों रखा है, लियाओ मिंगसुआन ने कठोर स्वर में कहा। मिंग कोंग ने सहमति में सिर हिलाया। अगर मेरे पास डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट न होता, तो हमारे लिए सही सलामत निकलना नामुमकिन होता। मो फैन उनके पास गया और गंभीर स्वर में बोला, अगर तुम लड़ाई के लिए तैयार हो, तो आओ मैदान में। मैं तुम दोनों को एक साथ हरा दूंगा। मैं तुम दोनों को अपाहिज बना दूंगा, ताकि तुम इसका बहाना बनाकर भाग सको। मो फैन की नज़र में इन दोनों बेवकूफ़ों पर अपना समय बर्बाद करना उचित नहीं था। अगर आप लड़ाई छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो डरपोक मत बनो। ठीक है, बस बहुत हो गया। अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए अगले स्थान की ओर चलते हैं। मू नुजियाओ जमीन से उठी और शेन मिंगशियाओ और लुओ सोम को घूरकर देखा, जो हंगामा करने ही वाले थे। मैं उन कुत्तों के साथ समय बिताना पसंद नहीं करता जो सिर्फ भौंकना जानते हैं। आप लोग अगली जगह पर जाइए। मैं खुद किसी और जगह की जांच करूंगा। जो आंखें नहीं देखती, उसके लिए दिल को दुख नहीं होता। इससे हमारा कुछ समय भी बचेगा। मो फैन ने टीम छोड़कर अकेले जांच करने का सुझाव दिया। मो नुजियाओ ने तुरंत इसके खिलाफ सलाह दी। मो फैन, ये बहुत जोखिम भरा है। हाँ, बिल्कुल सही, हमारे लिए साथ रहना ही सुरक्षित है। अगर आप किसी तरह खतरे में पड़ गए तो हमारे लिए आपकी मदद करना मुश्किल होगा, जेन बिंगशियाओ ने कहा। उसे जाने दो, मैं देखना चाहूंगा कि वह जिंदा वापस आ पाता है या नहीं, लियाओ मिंगजुआन ने थूकते हुए कहा। देखो, उसने खुद ही यह बात कही है, लुओ सोंग ने कहा। मो फैन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और समूह छोड़ने पर जोर दिया। बाय टिंगटिंग मो फैन के साथ जाना चाहती थी, क्योंकि वो पूरे समूह में उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। हालांकि उसे सोंग शिया का ख्याल रखना था। वह किसी भी कीमत पर मो फैन के साथ जाने के लिए सोंग शिया की जान जोखिम में नहीं डाल सकती थी। झाओ मानटिंग भी मो फैन के साथ जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन मो फैन ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उनसे टीम के साथ रहने के लिए कहा। चूंकि आपने फैसला कर लिया है, तो हमसे संपर्क बनाए रखें। जगह की जांच पूरी करने के बाद आप तुरंत टीम में लौट आएंगे। मो नुजियाओ जानती थी कि मो फैन का बाकी लोगों से सब्र खत्म हो चुका था। इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मैं तुम्हें कुछ कृतघ्न और निकम्मे लोगों के साथ छोड़कर जाना नहीं चाहता, मो फैन ने कहा। शेन मिंगशियाओ और लुओ सोंग का उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना स्वाभाविक था। हालांकि लियाओ मिंगशियाओ उसे सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि वह लड़कियों के साथ उसके संबंधों से ईर्ष्या करता था। ऐसी जगह पर भी जहां उनकी जान पल भर में जा सकती है, उसका ये रवैया अभी भी बरकरार है। इस दुनिया में कहीं भी नीच लोग मिल सकते हैं। खैर, अपना ध्यान रखना। मो नुजियाओ ने मो फैन की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि समूह के लोगों ने उसे इसलिए दरकिनार कर दिया था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहा था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने अपने बैग से एक क्रिस्टल गोला निकाला और मो फैन को देते हुए कहा, इसे ले लो। यह क्या है? मो फैन ने उलझन भरे चेहरे से पूछा। एक क्रिस्टल गार्डियन ऑर्ब। खतरे में होने पर आप इसमें अपनी ऊर्जा डाल सकते हैं, फिर इसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जल अवरोध के समान एक सुरक्षात्मक कवच आपके चारों ओर फैल जाएगा। यह आपको काफी समय तक सुरक्षित रख सकेगा, मो नुजियाओ ने कहा। ये चीज, मुझे लगता है ये सस्ती नहीं होगी, है ना? मो नुजियाओ के चेहरे पर सच्ची चिंता देखकर मो फैन को एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। तुम इसे सही सलामत मेरे पास वापस लेकर आना, मो नुजियाओ ने सख्ती से कहा। मो नुजियाओ जानती थी कि मो फैन शब्दों के साथ खेलने में माहिर था और हर चीज के प्रति उसका रवैया हमेशा उदासीन रहता था। हालांकि कुछ क्षण पहले जीवन और मृत्यु के बीच हुए उस भयानक अनुभव के बाद वह जानती थी कि यहाँ कोई भी गलती उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। मो नुजियाओ नहीं चाहती थी कि मो फैन को कुछ भी हो। क्रिस्टल गार्जियन ऑर्ब उसका शुभ प्रतीक था जिसे वो हर समय अपने पास रखती थी। शुक्रिया, जियाओ जियाओ, अगर मैं वापस नहीं आ पाया, तो तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लेना, मो फैन ने मजाक में कहा।
मो फैन के वाक्य पूरा होने से पहले ही मुनुजियाओ वहां से चली गई। अचानक ही उसने उससे बात करने में रुचि खो दी। किसी और अच्छे आदमी को ढूंढने का उसका क्या मतलब है? क्या वो उसे एक आवारा औरत समझता है? 1 मिनट रुकिए, भला कौन उसका इंतजार करना चाहेगा? मुनुजियाओ को चिढ़ाने के बाद मो फैन संतुष्टि से वहां से चला गया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनके आसपास की महिलाओं ने उनका काफी अच्छे से स्वागत किया था। टीम से अलग होने के बाद मो फैन ढह चुके प्रशासनिक भवन में लौट आया। मुझे आश्चर्य है कि क्या छद्मरूपी दानव जैसे अनोखे जीव के मरने के बाद कोई आत्मा सार बचेगा, मो फैन ने बुदबुदाते हुए कहा। टूटी हुई दीवारों का सहारा लेकर मो फैन फुर्ती से उस जगह तक चढ़ गया जहां से उसका दिमाग नोचकर अलग किया गया था। मलबे में छानबीन करने के बाद उसने राहत की सांस ली। या तो बहुत अधिक समय बीत जाने के कारण आत्मा का सार गायब हो गया था, या फिर छद्मरूप धारण करने वाले दानव ने वास्तव में मरने पर कोई आत्मा का सार नहीं छोड़ा था। अंततः मो फैन को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, नन्ही लोच, कांपना बंद करो। क्या मैं अभी वापस नहीं आई? अगर मैं लूट का माल निकाल लूं, तो क्या मुझे उसे बांटना नहीं पड़ेगा? मुझे मुनुजियाओ, झाओ मानटिंग, बाय टिंगटिंग और मुनिंगसू के साथ बांटने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन घिनौने लोगों के साथ क्या तुम सच में बांटना चाहती हो? खैर, अब ये सब हमारा है, मो फैन ने अपनी छाती पर लटके नन्ही लोच के पेंडेंट से कहा। किसी कारणवश जब मो फैन पहली बार प्रशासनिक भवन में पहुंचा तो लिटिल लोच पेंडेंट बहुत खुश था। मो फैन ने लिटिल लोच पेंडेंट को उत्तेजित करने वाली चीज की तलाश करने की योजना बनाने के बाद ही बाहर रुकने का फैसला किया था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके खोजबीन करने से पहले ही भयानक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अलावा हाल ही में प्रशासनिक भवन के अंदर शिकारियों के एक समूह को मार गिराया गया। क्या यह महज एक संयोग था कि वे प्रशासनिक भवन में आए थे? यदि ऐसा है तो वे शहर में आए ही क्यों थे? क्या इसका कारण ये था कि उन्होंने कुछ मूल्यवान खोज लिया था? क्या उन्हें सच में लगा था कि मो फैन उन बेवकूफों से नाराज होकर टीम छोड़ देगा? वह तो बस ये पता लगाने की योजना बना रहा था कि उस जगह में क्या छिपा हुआ है। हालांकि वहां केवल मलबे का ढेर और मुरझाई हुई लताएं ही बची थीं। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शिकारी जिस चीज की तलाश कर रहे थे वो कहां होगी। इस परिस्थिति में लिटिल लोच पेंडेंट ने एक बार फिर मो फैन की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। ये पेंडेंट जोर से कंपन कर रहा था और साथ ही एक अनोखी चमक भी बिखेर रहा था। चमक की तीव्रता मो फैन और वस्तु के बीच की दूरी का संकेत दे रही थी। अंधेरे ढह चुके हॉल के अंदर मो फैन अकेले ही मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। चूंकि उसके पास छाया तत्व था, इसलिए उसे छत के गिरने की कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही वो बाईं ओर के हॉल की ओर बढ़ा, उसने बंजर चट्टानों से भरा एक लंबा मार्ग देखा। पूरा रास्ता लगभग अवरुद्ध था और ऊपर से सूखी लताओं से ढका हुआ था। अगर फ्लीइंग शैडो न होता तो मो फैन के लिए वहां से गुजरना असंभव होता। अचानक टूटने की कगार पर खड़ी एक सहारा देने वाली बीम टूटकर सीधे मो फैन पर गिर पड़ी। उसने गुस्से में गाली दी और फुर्ती से लुढ़क कर आने वाले खतरे से खुद को बचा लिया। वो किरण से बचने में कामयाब तो हो गया, लेकिन जब धूल उसके चेहरे पर गिरी तो उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। लिटिल लोच पेंडेंट की चमक और भी तेज हो गई थी, जिससे ये संकेत मिलता था कि वो खजाने के करीब पहुंच रहा था। मो फैन कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने महसूस किया कि चमक वास्तव में कमजोर हो गई है। उसने कुछ कदम पीछे हटकर देखा तो चमक फिर से तेज हो गई, लेकिन फिर फीकी पड़ गई। अरे, यही है, क्या यह मेरे ऊपर है? मो फैन ने अपना सिर नीचे किया और पाया कि नीचे की ओर जाना ही सही तरीका था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, मो फैन ने चांदनी रात में एक रास्ता बनाया और उस जानवर को अपने पास बुलाया। वीर और उत्साही स्विफ्ट स्टार वुल्फ दूसरे आयाम से आया। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और अपने योद्धा स्तर के प्रभाव को चारों ओर फैलाते हुए भेड़ियों के राजा के रूप में अपने गौरव को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। हालांकि जब स्विफ्ट स्टार वुल्फ को आखिरकार लगा कि उसे एक महाकाव्य युद्ध के लिए यहां बुलाया गया है, तो उसके निर्दयी स्वामी ने कहा, इस जगह को खोद डालो। स्विफ्ट स्टार वुल्फ पूरी तरह से अवाक रह गया। एक योद्धा स्तर के बुलाए गए जानवर को एक खुदाई करने वाले के आदेश पर काम करने के लिए कहा जा रहा था। उसकी प्रतिभा का कितना बड़ा दुरुपयोग। लेकिन स्विफ्ट स्टार वुल्फ के पंजे बेहद तेज थे और इसलिए खुदाई करने में वे बहुत कारगर थे। सीमेंट की जमीन पर कई गहरे निशान पड़ गए और कुछ ही मिनटों में मो फैन के सामने एक विशाल गड्ढा बन गया। इसे जारी रखो। मो फैन गड्ढे में कूद गया और उसने पाया कि लिटिल लोच पेंडेंट से निकलने वाली रोशनी और भी तेज हो गई थी। कुछ समय बाद छद्मरूप धारण करने वाले दानव की जड़ें सतह पर आने लगी। ये बताना मुश्किल था कि वास्तव में जड़ों ने जमीन के कितने हिस्से को घेरा हुआ था।
सौभाग्यवश सूखी जड़ें स्विफ्ट स्टार वुल्फ के पंजों का मुकाबला नहीं कर सकी। वुल्फ जड़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। अजीब बात है, ऐसा लग रहा है जैसे जड़ें किसी चीज के चारों ओर लिपटी हुई है। मो फैन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। स्विफ्ट स्टार वुल्फ को भी शायद इसका एहसास हो गया था। उसने खुदाई की गति तेज कर दी और मिट्टी चारों ओर बिखर गई। जड़ों को खोदने के बाद एक विशाल खाली जगह मिली, जिसमें एक तैरती हुई हरी रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। यह बताना मुश्किल था कि वास्तव में वह क्या था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ काफी अधीर था। उसने अपने पंजे से अंतरिक्ष से वो छोटी सी चमकती रोशनी निकाली और मो फैन को भेंट कर दी। वुल्फ अपनी मेहनत की सराहना का इंतजार कर रहा था। मो फैन ने उसे पकड़ा और हैरानी से उसे घूरने लगा। उसका आकार चमकते हुए मटर के दाने जैसा था। मो फैन ने बुदबुदाते हुए उसका निरीक्षण किया। यह क्या है? एक चमकता हुआ हरा मटर? नहीं, यह सही नहीं है। जड़ों के नीचे मटर क्यों छिपा होगा? अचानक उनके मन में एक विचार कौधा और उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। एक बीज? आह, ये जरूर एक बीज होगा। लेकिन ये किस तरह का बीज है? हे भगवान, ये तो छद्मरूप धारण करने वाले दानव जानवर का ही बीज होना चाहिए। परिपक्व होने पर छद्मरूपी दानव की शक्ति अत्यंत भयावह होती है। ये बीज किसी जानवर के बच्चे के समान होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसे एक सम्मन द्वारा पाला जा सकता है। मो फैन का मनोबल तुरंत बढ़ गया। उसने अपनी आंखों से एक रूप बदलने वाले दानव जानवर की क्षमताओं को देखा था। योद्धा स्तर के दानव जानवरों में वह लगभग अजेय था, इसलिए उसे उस बीज के असाधारण मूल्य की उम्मीद थी। मैं इसे वापस ले लूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे बहुत ऊंची कीमत पर बेच सकता हूं। मो फैन ने धीरे से छद्मरूपी दानव के बीज को छिपा दिया। हालांकि मो फैन स्वयं एक सम्मना था और मध्यवर्ती स्तर पर पहुंचने के बाद उसने अभी तक किसी अनुबंधित जानवर का चयन नहीं किया था, लेकिन आत्म जागरूकता प्राप्त करने के बाद छद्मरूपण दानव जानवर को एक विकल्प के रूप में माना जा सकता था। हालांकि छद्मरूप धारण करने वाला दानव जानवर काफी खास था। मो फैन को जड़ जमाने वाली चीजें कुछ खास पसंद नहीं थीं। सबसे अच्छा तरीका था इसे बेच देना और फिर उस पैसे का इस्तेमाल नीलामी में कुछ उपयुक्त युवा घोड़ों के लिए बोली लगाने में करना। इतनी कीमती चीजें मिलने के बाद मो फैन को बेहद खुशी महसूस हुई। समनिंग एलिमेंट के विकास के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने में अपनी सारी बचत खर्च करने के बाद मो फैन लगभग दिवालिया हो चुका था। उसकी खरीदारी सूची में शैडो एलिमेंट सोल सीड भी शामिल था, जिसकी कीमत लाइटनिंग एलिमेंट सोल सीड से भी अधिक थी। मो फैन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इसके लिए पैसे कहां से जुटाएगा, लेकिन अब उसे ये सीड मिल गया था। सोल सीड के अलावा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को भी भारी निवेश की आवश्यकता होगी। बाजार में बहुत कम ही जानवर के बच्चे बिक रहे थे। सेवक श्रेणी के बच्चे की कीमत 10 लाख से 20 लाख आरएमबी के बीच होती थी। योद्धा श्रेणी के बच्चों की कीमत तो और भी ज्यादा थी, जो कम से कम 20 मिलियन आरएमबी से शुरू होती थी। उनकी वंश परंपरा चाहे जो भी हो, वे ज्यादातर तुरंत बिक जाते थे। छद्मरूप धारण करने वाले दानव का योद्धा स्तर के दानवों में काफी उच्च स्थान होता, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि पौधे के रूप में दिखने वाला ये दानव समनरों के लिए उपयोगी होगा या नहीं। कम से कम मो फैन को तो ये दानव कुछ खास पसंद नहीं था। मुझे जांच केंद्र पर वापस जाकर काम करने का नाटक करना चाहिए, ताकि उन्हें पता न चले। मो फैन इस खोज से पूरी तरह संतुष्ट था। वो स्विफ्ट स्टार वुल्फ की पीठ पर सवार हुआ और सीधे अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ की रफ्तार बेमिसाल थी। सड़कें खरपतवारों से भरी थीं और लावारिस गाड़ियों से खचाखच भरी थीं। स्विफ्ट स्टार वुल्फ गाड़ियों की छतों पर आसानी से दौड़ रही थी। दोनों ओर की जर्जर इमारतें पल भर में पीछे छूट गईं और दौड़ते समय हवा के झोंके से मो फैन के कानों में हल्की सी झंझनाहट हुई। इस रफ्तार से तो वह देखते ही देखते निरीक्षण स्थल पर पहुंच जाएगा। उनके लिए किसी एक स्थान पर बैठकर आसपास के राक्षसी जीवों की संख्या गिनना असंभव था। निरीक्षण में निर्दिष्ट स्थान पर एक विशिष्ट सोनार तरंग उत्सर्जित करने वाला बीकन स्थापित करना और उसे 3 घंटे तक सुरक्षित रखना शामिल था। ये बीकन राक्षसी जीवों की स्थिति के बारे में आवश्यक डेटा एकत्र करने में सक्षम होगा। वैसे बीकन से निकलने वाली सोनार तरंग पूरी तरह स्थिर नहीं थी, इसलिए कुछ खास तरह के राक्षसी जीव इसे महसूस कर सकते थे। अगर बीकन को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाता, तो 3 घंटे बाद भी उसके सही सलामत रहने की कोई गारंटी नहीं थी। इस मौसम में हल्की बूंदाबांदी आम बात थी। घने कोहरे से ढके पहाड़ से छोटी छोटी बूंदें गिर रही थीं। जमीन गीली और कीचड़ भरी थी और नदियां भी तेज बहाव के साथ बह रही थीं। लहरों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। धूसर आकाश असीम था और पर्वत श्रृंखला का भी कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश और जमीन के बीच बारिश की बूंदें लटकी हुई थीं।
ठंडी बारिश के बीच बर्फीले सफेद पंख अचानक कहीं से प्रकट हुए और आकाश में उड़ते हुए जमीन से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। ये पंख स्वर्गीय ईगल्स के थे, जो चीनी सेना के पहचाने जाने वाले पालतू जानवर थे। इनका उपयोग मुख्यतः सवारी के रूप में किया जाता था और ये शायद ही कभी किसी प्रकार की लड़ाई में शामिल होते थे। स्वर्गीय चीलें उन दुर्लभ जीवों में से एक थीं जिन्हें मानसिक शक्ति का उपयोग करके वश में किया जा सकता था। मानवता और दानव जीवों के बीच हुए कई युद्धों के दौरान मनुष्यों ने किसी तरह इस दुर्लभ प्रजाति की खोज कर ली थी। वे मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित करने को तैयार थे, लेकिन उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं थे। और भी बर्फीली सफेद आकृतियां प्रकट हुई। वे व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रही थीं, और उनमें एक ऐसी आभा थी जो केवल बैटलमेज में ही देखी जा सकती थी। एक सैनिक, जिसके कंधों पर सेना का कोट लिपटा हुआ था, स्वर्ग के चीलों में से एक पर सवार होकर बोला, याद रखना, अब से तुम सैनिक की पहचान नहीं रखोगे। तुम्हारा हर काम अब उत्तरी चीन की सेना से जुड़ा नहीं है। उस व्यक्ति की मूंछों के 2 छोटे गुच्छे थे और हाथ में एक पुरानी तंबाकू की पाइप थी। वो हर वाक्य खत्म होने पर एक कश लेता था, ठीक वैसे ही जैसे सामान्य सांस लेता है। उस दौर में बहुत कम लोग पाइप से धूम्रपान करते थे, लेकिन लू नियान को इसकी आदत पड़ चुकी थी। एक बार एक कमांडर स्तर के जानवर ने उसकी पीठ बुरी तरह से फाड़ दी थी, जिससे एक बड़ा घाव हो गया था जिसका हल्का दर्द उसे आज भी महसूस होता था। उसने कई अनुभवी वैद्यों से परामर्श लिया, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। अंत में उसे केवल एक विशेष प्रकार के तंबाकू का सहारा लेना पड़ा जिससे वो अपने दर्द को थोड़ा कम कर सके। कमांडर लू, हम जिनेलिन शहर से 300 किलोमीटर दूर है। जिनेलिन शहर के पास ही ब्लड पंचर वल्चर्स का एक समूह रहता है। क्या हमें उनसे मुकाबला करना चाहिए? सलाहकार अधिकारी एक महिला बैटलमेज थी। उसकी भौहें लगभग एक सीधी रेखा में जुड़ी हुई थीं। वो देखने में आकर्षक नहीं थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनके इलाके के करीब पहुंचते ही हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे, लू नियान ने कहा। स्वीकृत। याद रखें, इस मिशन में केवल सफलता ही स्वीकार्य है। हाँ, इंपीरियल कॉलेज के दक्षिण में स्थित एक अनोखे बांस के मंडप में गुलदाउदी की चाय के शौकीन सोंगहे एक गद्दे पर बैठे थे और अपने सामने रखी चायदानी से आने वाली मनमोहक सुगंध का आनंद ले रहे थे। अचानक दरवाजा बड़ी ताकत से खुल गया। बांस का बना दरवाजा बुरी तरह हिलने लगा, मानो वो गिरने ही वाला हो। वहां कौन है? शिष्टाचार कहाँ है? डीन सोंग ने फ्राउनिंग करते हुए कहा। मैं हूं, बूढ़े आदमी, झान कोंग। सोंग हे ने अपनी पलकें उठाईं और अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति को आश्चर्य से देखा। सोंग ने गौर से देखा तो उसे उस आदमी की गर्दन और छाती पर 5 ताजे निशान दिखाई दिए। कॉलर के ऊपर केवल कुछ ही निशान दिखाई दे रहे थे। ये बताना मुश्किल था कि निशान कितने दूर तक फैले हुए थे। अगर तुम्हारे घाव तुम्हारी गर्दन पर 1 इंच ऊपर होते तो शायद तुम अब तक मर चुके होते, डीन सोंग ने थोड़ी परेशान नजर से कहा। मैं जिंदा हूं, बस यही मायने रखता है। दुर्भाग्य से उन्होंने मेरे खूबसूरत शरीर को बर्बाद कर दिया। जान कोंग ने राहत भरी मुस्कान लाने की कोशिश की। ये जरूर डार्कविंग वुल्फ के होंगे। इनके पंजे बहुत तेज थे और इनमें शिकार के खून को दूषित करने की क्षमता थी। तुम्हें इन जख्मों से पूरी तरह उबरने में बहुत लंबा समय लगेगा, डीन सोंग ने कहा। मैं एक दिन उस डार्कविंग वुल्फ को अपने नंगे हाथों से मार डालूंगा, लेकिन मैं यहां किसी और काम से आया हूं। जान कोंग के चेहरे पर गंभीर भाव थे। क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दक्षिणी सेना उस बच्चे में दिलचस्पी ले रही है जिसके पास 2 जन्मजात तत्व है? सोंग ने मुस्कुराते हुए जल्दी से जवाब दे दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर हमें दिलचस्पी है, वो मेरा सगा छोटा भाई है। मैं बो सिटी में उसकी देखभाल कर रहा था। कुछ समय पहले जब उसने अपने दोहरे जन्मजात तत्वों का खुलासा किया था, तब मैं किसी बात को लेकर चिंतित था। चिंता मत करो, बूढ़े शियाओ और कियू युहुआ इसके खिलाफ थे। लू नियान ने मुझसे निजी तौर पर मुलाकात की थी, डीन सोंगहे ने उन्हें बताया। मैं इसीलिए यहां आया हूं। मुझे उत्तरी सेना में एक पुराने मित्र से खबर मिली है। लू नियान के अधीन काम करने वाले कई सैनिकों को अचानक छुट्टी दे दी गई है। यहां तक कि लू नियान खुद भी अपना पद छोड़ने का इरादा रखते प्रतीत हो रहे थे, झान कोंग ने कहा। यह सच है कि कमांडर लू का व्यवहार आजकल अजीब सा हो गया है। शायद वो कोई दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि सेना में उनका कोई और पद नहीं बन पा रहा है, डीन सोंग ने प्रस्ताव रखा। अरे, क्या उम्र के कारण तुम्हारी कुशलता कम हो गई है? लू नियान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि तब वह बिना किसी रोक टोक के कुछ भी मनमौजी कर सकता है, झान कोंग ने कहा। डीन सोंग चौंक गया, फिर उसने अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए कुछ याद किया। क्या आप सचमुच ये कह रहे हैं कि वो इतनी दूर तक जाएगा? डीन सोंग ने पूछा। और तुम कह रहे हो कि यह असंभव है?
जल्दी बताओ कि बच्चा कहाँ है। झान कोंग ने पलटवार किया। वो प्रशिक्षण समूह के साथ है, डीन सोंग ने जवाब दिया। क्या लू नियान को इसके बारे में पता है? हाँ, वो करता है, डीन ने बेबसी से जवाब दिया। झान कोंग अवाक रह गया। फिर उसने झट से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग जंग खा गया है? लू नियान के माथत तो पागलों का झुंड है जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि लू नियान भी कुछ पागलपन भरा काम करेगा, भले ही इसके लिए उसे सब कुछ खोना पड़े। उन सबको निकाल दिया गया है, इसलिए अगर वे कोई गंभीर अपराध करते हैं तो जरूरी नहीं कि वे ब्लैक टोरेटोइस रेजिमेंट को शर्मिंदा करें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इतनी हद तक जाएंगे। जल्दी करो, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। हमें तुरंत जिनलिन शहर जाना होगा। हम उसे ऐसा भयानक काम नहीं करने दे सकते, डीन सोंग ने चीखते हुए कहा। थोड़ी सांस बचाओ बूढ़े आदमी, मैं खुद चला जाऊंगा, झान कोंग ने कहा। उस घटना का प्रभारी शिकारी याओनान भी राजधानी में ही है। मैं उससे आपके साथ चलने के लिए कहूंगा। उसके पास विंड मैजिकल इक्विपमेंट है, वह वहां जल्दी पहुंच सकता है, डीन सोंग ने कहा। यह तय हो गया है। जिनेलिन शहर के अंदर बोस्टन आइवी लीग के कुछ कॉलेजों के पास मो फैन ने काले कपड़े पहन रखे थे और एक अकेले खंभे पर बैठा था। वह अपने स्विफ्ट स्टार वुल्फ और थरी आइड मैजिक वुल्फ के बीच की लड़ाई देखते हुए स्वादिष्ट जर्की का आनंद ले रहा था। उस वीरान शहर में किसी परिचित प्रजाति से अचानक सामना होना दुर्लभ था और किसी तरह वह एक ऐसी प्रजाति थी जो सोनार तरंग की प्रतिध्वनि को महसूस कर सकती थी। 3 आंखों वाला जादुई भेड़िया अविश्वसनीय रूप से विशालकाय था, गली की अधिकांश इमारतों की छतों से भी ऊंचा। मो फैन को अच्छी तरह याद था कि पहली बार जब वह अपने सहपाठियों के साथ ऐसे विशालकाय जानवर से टकराया था, उसने सांस तक लेने की हिम्मत नहीं की ताकि वो जानवर उसकी मौजूदगी को न देख पाए। जब मो फैन का सामना एक बार फिर 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए से हुआ तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई थी। दरअसल वह खुद हमला करने के बजाय अपने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को ही उससे निपटने के लिए कह सकता था। हालांकि वे दोनों भेड़ियों की अलग अलग प्रजातियां थीं, स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने थरी आइड मैजिक वुल्फ को पूरी तरह से एक अयोग्य प्रतिद्वंद्वी समझा। वह झपटा और अपने नुकीले दांतों से हमला कर अपने प्रतिद्वंद्वी को सबक सिखाया कि असली भेड़िया कैसा होना चाहिए। उस विशालकाय जानवर के शरीर पर मौजूद घावों को देखकर मो फैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब वह आसानी से उस खूंखार जानवर का सामना कर सकता था जिससे वह पहले केवल भाग पाता था। यह अपने आप में गर्व की बात थी। आओ! भयंकर युद्ध के बीच विशालकाय 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए ने अचानक अपना सिर उठाया और आकाश की ओर एक दहाड़ लगाए। आवाज दूर तक गूंजती रही। स्पष्ट था कि वो कोई विशेष चाल चलने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद दूर से एक तेज हलचल महसूस होने लगी। मो फैन ऊंचाई पर बैठा था, इसलिए वह इमारतों और कोनों से अनगिनत आकृतियों को निकलते हुए और खुले में आते हुए देख सकता था। वे एक काली लहर की तरह 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए की दहाड़ के स्रोत की ओर बढ़ रहे थे। जब जीत नहीं सकती तो दल को बुलाना। मुझे लगा था कि यह एक द्वंद्व युद्ध होना चाहिए। मो फैन 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए के फैसले से सहमत नहीं था। अपनी घृणा को एक तरफ रखते हुए एक आंख वाले जादुई भेड़ियों का एक झुंड चारों दिशाओं से उनकी ओर दौड़ पड़ा। एक आंख वाले जादुई भेड़िए अपनी शारीरिक शक्ति पर पूरी तरह से निर्भर थे। उनके दौड़ने का दृश्य बेहद प्रभावशाली था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका हिल रहा हो। एक आंख वाले जादुई भेड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मो फैन का अनुमान था कि उनकी संख्या कम से कम 50 थी। वो शहर में एक आंख वाले जादुई भेड़ियों का ऐसा झुंड पल भर में जादूगरों के एक बड़े समूह को खत्म करने के लिए काफी था। मो फैन के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उपकरण को जमीन में लगाए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, इसलिए उसका काम लगभग पूरा हो चुका था। उसने खुद जाकर जांच करने का वादा किया था। अगर वह खाली हाथ लौटता तो उसे शेन मिंगजियाओ, लुओ सोंग, लियाओ मिंगजुआन और अन्य लोगों के उपहास का सामना फिर से करना पड़ता। अपनी इज्जत बचाना तो सिर्फ एक वजह थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मो फैन के मन में अब नरसंहार शुरू करने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। इन कमीनों से बचने के लिए एक समय उसके पास जान बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब वह इनका सफाया करके बदला लेना चाहता था, वरना जादू सीखने का उसका क्या फायदा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, तुम उस पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा, मो फैन ने उससे कहा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने गला साफ किया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। क्या बॉस से लड़ना मो फैन का काम नहीं होना चाहिए, जबकि बॉस उसके अधीनस्थों को संभाले? मो फैन अगली इमारत की छत पर कूद गया, जो बोस्टन आइवी से पूरी तरह ढकी हुई थी। इमारत का आधा हिस्सा पहले ही ढह चुका था और उसमें कई तरह के पौधे उगाए थे।
1, 2, 3, 7, बहुत खूब। मैं तुम्हें मृत्यु में एक दूसरे का साथ देने दूंगा। मो फैन ने स्टार पैटर्न की कल्पना करते हुए आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी। कुछ ही सेकंड बाद उससे एक तीव्र अग्निमय आभा निकलने लगी। वो अपने नियंत्रण में मौजूद वातावरण में लगातार ऊष्मा उत्सर्जित करता रहा, जो उसके दाहिने मुके पर एकत्रित हो रही थी। ऊर्जा सघन हो गई, उसकी मुट्ठी धधकती लाल हो गई। कुछ ही क्षण बाद मो फैन ने अचानक ऊंची जगह से सड़क की ओर एक मुक्का मारा। निशाना गली का एक कोना था। 7 एक आंख वाले जादुई भेड़िए उत्साह से उस आवाज की ओर दौड़ रहे थे। उन्हें लगा कि उनके नेता ने उनके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन ढूंढ लिया है। हालांकि जैसे ही वे मोड़ पर मुड़े, उनकी आंखों के सामने एक धधकती हुई रोशनी छा गई, मानो कोई जलता हुआ उल्कापिंड उनके सामने आकर गिर पड़ा हो। आगे चल रहे 2 एक आंख वाले जादुई भेड़िए अचंभित रह गए। उन्होंने सहज ही पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही पीछे आ रहे एक आंख वाले जादुई भेड़ियों से टकरा गए। अग्नि मुट्ठी नीचे गिरी और 7 एक आंख वाले जादुई भेड़िए गुलाब की ज्वाला में पूरी तरह जलकर भस्म हो गए। जो पल भर में काली राख के ढेर में बदल गए, उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। लेकिन जो ज्वाला से आधे जल गए थे और जिन पर अग्नि मुट्ठी का प्रहार हुआ था, उन्हें सबसे अधिक पीड़ा हुई। अपनी अंतिम सांस लेते हुए भी वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके स्वामी ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया था, सिर्फ मरने के लिए। यहाँ के एक आंख वाले जादुई भेड़िए और बो शहर के दक्षिण में पाए जाने वाले एक आंख वाले जादुई भेड़िए एक ही झुंड के नहीं थे। दुर्भाग्य से यहाँ किसी को उनकी प्रजाति से बहुत गहरी दुश्मनी थी। मो फैन ने एक ही हमले में 7 एक आंख वाले जादुई भेड़ियों को मार गिराया था। अपने विरोधियों को आसानी से कुचलने की क्षमता ने उसे और भी उग्र बना दिया था। जिन लोगों ने कभी एक आंख वाले जादुई भेड़ियों द्वारा शिकार किए जाने का अनुभव नहीं किया था, वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि मो फैन कितना उत्साहित था। वैसे भी आज वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक भेड़िए को मार डालेगा। 2 एक आंख वाले जादुई भेड़िए, जो अंधेरे में अच्छी तरह से छिपे हुए थे, मलबे से बाहर निकल आए जब उन्होंने देखा कि मो फैन अपने साथियों को मारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने मो फैन को बेरहमी से चीर फाड़ करने के इरादे से अपने मुंह चौड़े कर लिए। उन्होंने दोनों ओर से समन्वित हमले किए, जिससे मो फैन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। बहुत धीमे हो, क्या तुम सचमुच इस गति से मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो? मो फैन ने ताना मारा। अपनी मौजूदा ताकत के दम पर उसके लिए कुछ सेवक श्रेणी के जानवरों की मौजूदगी का पता लगाना बहुत आसान था। ताकतवर जानवरों से लड़ने के अनुभव ने उसे उनके हमले के तरीकों से परिचित करा दिया था। यहाँ तक कि अपनी गति के लिए कुख्यात मदर स्केल स्किन फैंटम और कर्सेड बीस्ट भी मो फैन की जान को खतरा नहीं पहुंचा सकते थे। भला ये एक आंख वाले जादुई भेड़िए भला ऐसा कैसे कर सकते थे? मो फैन की नज़र में वे अपने हमलों में बेहद अनाड़ी थे। जैसे ही जबड़े उसके पास पहुंचे, उसका शरीर काले साए के एक धुंध में बदल गया, जो तेजी से प्रकाश और अंधेरे की परतों के बीच के द्वार में समा गया। अगले ही पल मो फैन एक अलग इमारत की छत पर फिर से प्रकट हुआ। उसने एक आंख वाले जादुई भेड़ियों को चुंबन करते हुए देखा और साथ ही अपना हाथ भी हिलाया, जिस पर पहले से ही धधकती लाल लौ जल रही थी। आग में एक साथ बिताए समय का आनंद ले, मो फैन ने चमकती हुई लौ को आगे की ओर फेंका। आग की लपटें आसमान में एक चमकदार चाप बनाते हुए ढह चुकी इमारत पर जा गिरीं। एक सटीक गिनती को ध्यान में रखते हुए मो फैन ने अपनी मुट्ठी इस तरह भींची जैसे वह टाइम बम का ट्रिगर दबा रहा हो, और इमारत में मौजूद फायर बर्स्ट फट गया। इस इलाके की इमारतें पहले से ही ढहने की कगार पर थीं। विस्फोट का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि वह पूरी तरह से गिर पड़ी और मलबे में दोनों एक आंख वाले जादुई भेड़ियों को एक साथ दबा दिया। मो फैन ने जलती हुई हड्डियों से जल्दी से अंतिम प्रहार किया। दोनों एक आंख वाले जादुई भेड़िए पहले से ही मलबे के नीचे से निकलने की कोशिश में मुश्किल से जूझ रहे थे, और जलती हुई हड्डियों की लपटों ने उन्हें असहनीय पीड़ा में डाल दिया। वे दर्द से कराहते रहे। वे जलकर मर जाएंगे। मो फैन अब बुनियादी स्तर के मंत्रों में बेहद कुशल हो गया था। वो मंत्रों के विभिन्न प्रभावों का उपयोग करके अपनी क्षति क्षमता को अधिकतम कर सकता था। इन सबको मार डालने से एक और सोल एसेंस मिल जाना चाहिए, है ना? मो फैन ने आगे देखा। एक आंख वाले जादुई भेड़ियों की संख्या वाकई चौंकाने वाली थी। इस पूरे साहसिक अभियान के दौरान मो फैन ने काफी संख्या में आत्मा के अवशेष एकत्र किए थे। इस तबाह शहर में कदम रखने के बाद उसने अपने बिजली तत्व के 5 सितारे बढ़ा लिए थे। उसके संग्रह में फिलहाल 20 से अधिक सोल रेमनेंट्स थे। आखिरकार इस समूह ने यहां तक पहुंचने के रास्ते में काफी संख्या में सर्वेंट क्लास और वॉरियर लेवल के जानवरों को मारा था। आओ, एक उन्नत स्तर का एक आंख वाला जादुई भेड़िया। बढ़िया, मैं सबसे पहले तुमसे ही शुरुआत करूंगा।
एक उन्नत स्तर के एक आंख वाले जादुई भेड़िए से निपटना आसान नहीं था और यह मो फैन की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा था। इसलिए मो फैन ने उससे लड़ते समय अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल किया। बैंगनी काले रंग की बिजली की चिंगारियां उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं, जो तेजी से झिलमिला रही थीं। एल एक उन्नत स्तर का एक आंख वाला जादुई भेड़िया काफी तेज और प्रतिक्रिया देने में फुर्तीला था। मो फैन जानता था कि वो चालाक जानवर उसके अग्नि मंत्रों को आसानी से चकमा दे देगा। इसलिए उसने तुरंत एक बहुत ही सरल लेकिन हिंसक तरीका अपनाया, जिसमें उसने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल किया, जो एक उन्नत स्तर के एक आंख वाले जादुई भेड़िए से भी तेज नहीं होगा। बैंगनी सुनहरे रंग की बिजली गिरी, जिससे हवा में चिंगारी सी दौड़ गई। इसके अलावा कियानजुन के प्रभावों ने इसे और भी भयावह बना दिया। एक ही बिजली की चमक उन्नत स्तर के एक आंख वाले जादुई भेड़िए को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना ही छोड़ गई। उसे किसी और हमले की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिजली की प्रचंड शक्ति से उसका शक्तिशाली शरीर चकनाचूर होकर खून के छींटे में बदल गया। ऊपर से खून की बारिश हुई, जो पास में मौजूद एक आंख वाले जादुई भेड़ियों पर छिटक गई। जो भेड़िए डरपोक थे, उन्होंने लड़ने की हिम्मत पूरी तरह खो दी। उस विशालकाय भेड़िए को उनमें सबसे ताकतवर माना जाता था, फिर भी वो एक ही जादू से उस इंसान के हाथों हार गया। आखिर वह इंसान कितना शक्तिशाली था? बिजली गिरना। इन निर्मम हमलों से मो फैन की एक आंख वाले जादुई भेड़ियों के प्रति घृणा स्पष्ट हो गई। एक आंख वाले जादुई भेड़िए सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि मो फैन ने बिजली की कई बौछारें करके बचे हुए एक आंख वाले जादुई भेड़ियों को रोक दिया। जब लकवे के कारण उनकी हिलने डुलने की क्षमता खत्म हो गई, तो मो फैन ने तेजी से 3 अग्नि विस्फोटों से हमला किया। हमलों की इस श्रृंखला में कोई भी कौशल ऐसा नहीं था जो असाधारण रूप से उल्लेखनीय हो। वह आग और बिजली की प्रचंड शक्ति से उन्हें बेरहमी से मार रहा था। वहां कुछ चमक रहा है, ये तो आत्मा का सार है। हा हा हा, मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे एक और आत्मा का सार मिल गया। मो फैन बेहद खुश था। उसने इस पूरे अभियान में कई सेवक श्रेणी के दानव प्राणियों को मार गिराया था, लेकिन उसे अभी तक कोई आत्मा सार नहीं मिला था। अब उसे समझ में आया कि स्टारडस्ट मैजिक टूल इतना दुर्लभ और महंगा क्यों था। केवल मो फैन जैसे 4 तत्वों के जानकार ही एक साथ इतने सारे राक्षसों का सामना कर सकते थे। बाकी मध्यवर्ती जादूगर, जिन्होंने अभी तक अपनी बुनियादी विद्या में महारत हासिल नहीं की थी, उनके पास 10 से अधिक राक्षसों से लड़ने पर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये संग्रह में एक और आत्मा सार था, जिसका मतलब था कि अब वो अपने छठे सितारे को परिष्कृत कर सकता था। इसके अलावा अभी भी मारे जा रहे एक आंख वाले जादुई भेड़ियों के आत्मा अवशेषों को इकट्ठा करने के बाद वे संभवतः आधी आत्मा सार बनाने के लिए पर्याप्त थे। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने दहाड़ मारी और कुछ वार सहे ताकि वो 3 आइड मैजिक वुल्फ का गला फाड़ सके। काटने के बाद ताजा खून झरने की तरह चारों ओर फैल गया। ये बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए ने अपने पंजे से अपना गला पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि वह अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले स्विफ्ट स्टार वुल्फ के सामने टिक नहीं पाएगा, और अंततः उसने अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया। उसने पास पड़ी एक जर्जर कार को स्विफ्ट स्टार वुल्फ की ओर फेंका और दूर भाग गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? मो फैन को इसके इरादों का लंबे समय से अंदाजा था। उसके पैरों के नीचे एक छाया पैटर्न दिखाई दिया। उसके सीने के सामने एक शैडो स्पाइक प्रकट हुआ। पलक झपकते ही वो हवा में गायब हो गया। सामने एक पोखर में पानी के प्रतिबिंब से एक तलवार जैसी किसी चीज की छाया चुपचाप गुजर गई। जैसे ही 3 आंखों वाला जादुई भेड़िया पास के जंगल में भाग रहा था, उसकी गति अचानक रुक गई, मानो किसी विशालकाय चीज ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए ने जमीन पर पैर पटका, जिससे जमीन धंस गई, लेकिन उसका शरीर अजीब तरीके से मजबूती से अपनी जगह पर टिका रहा। इसे जल्दी खत्म करो, इसकी ताकत काफी ज्यादा है, मो फैन ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ से कहा। 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए की छाया में ठोकी गई परछाई की कील अपनी ताकत के कारण ढीली पड़ गई। मो फैन को पता नहीं था कि कील कब तक टिकी रहेगी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ पलक झपकते ही आगे बढ़ गया। 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए के विपरीत, जो हर कदम पर जमीन पर एक बड़ा निशान छोड़ जाता था, स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने कोई निशान नहीं छोड़ा। वो सचमुच पंख जितना हल्का और हवा जितना तेज था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने आगे दौड़ते हुए अपनी पूरी ताकत जुटाई। 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए से 20 मीटर की दूरी पर ही वो हवा में उछला। उसके नुकीले पंजों से बर्फीली चिंगारियां निकल रही थीं। वो तलवार की तरह आगे बढ़ा। उसका पंजा 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए के घायल गले को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपने पीछे एक झिलमिलाती लकीर छोड़ गया।
तीन आंखों वाले जादुई भेड़िए ने खुद को बचाने के लिए अपने मोटे अगले पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वार ने उन्हें भी स्पष्ट रूप से काट दिया। कटे हुए दोनों हाथ हवा में लहरा रहे थे और घावों से ताज़ा खून बह रहा था। उसके पैरों से वार की गति नहीं रोकी। उसने तीन आंखों वाले जादुई भेड़िए के गले पर उसी घाव को चीरते हुए वार जारी रखा, जिससे वो छेद से एक साफ कट में बदल गया और नीचे का मांस और हड्डी अलग हो गई। उसका सिर धीरे धीरे घाव से अलग होकर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसका शरीर अभी भी मो फैन के शैडो स्पाइक से टिका हुआ था। परिणामस्वरूप एक अकड़ा हुआ, बिना सिर का विशालकाय भेड़िया वहीं खड़ा रह गया, जिसने अपना पहले वाला दबदबा पूरी तरह खो दिया था। कुछ ही सेकंड बाद घाव से फव्वारे की तरह ताज़ा खून बहने लगा। शैडो स्पाइक का असर धीरे धीरे कम होते ही तीन आंखों वाला जादुई भेड़िया एक छोटी इमारत की तरह जमीन पर गिर पड़ा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, जो सफाई के प्रति बेहद सजग था, लाश से दूर ही रहा। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि चारों ओर खून फैलना बंद नहीं हो गया। उसके बाद वो तीन आंखों वाले जादुई भेड़िए की लाश के पास गया। उसने लाश का सीना चीरकर उसका दिल निकाल लिया। उसने अपना शिकार एक ही झटके में निगल लिया। उसी प्रजाति के जानवरों के आंतरिक अंग स्विफ्ट स्टार वुल्फ के लिए बेहद उपयोगी थे। जंगल के नियमों का पालन करते हुए पले बड़े जानवर के रूप में दयालु होना उसके जीवित रहने की कुंजी कभी नहीं थी। तीन आंखों वाले जादुई भेड़िए की मृत्यु के बाद एक आंख वाले जादुई भेड़ियों ने मो फैन और उसके तेज तारा भेड़िए से लड़ने की इच्छा पूरी तरह खो दी। वे तुरंत सभी दिशाओं में भाग गए। तुम जाओ और इन्हें साफ कर दो, मैं देख लेता हूं कि तीन आंखों वाले जादुई भेड़िए के पास कुछ कीमती बचा है या नहीं, मो फैन ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ से कहा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने इंसानों की तरह आंखें घुमाई। मैंने उनके बॉस से निपट लिया है, और अब जब लड़ाई खत्म हो गई है तो मुझे अभी भी सफाई क्यों करनी पड़ रही है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम सबसे कीमती दिल तो खा ही चुके हो। खाओ आगे, मो फैन ने उकसाते हुए कहा। वो किसी योद्धा स्तर के दानव जानवर के शव से कुछ मूल्यवान वस्तुएं अवश्य प्राप्त कर सकता है, यदि उसे भाग्यवश कुछ उत्परिवर्तित हड्डियां, पंजे या खाल मिल जाएं जो उपकरण बनाने में उपयोगी हो, तो वो उन्हें अच्छी खासी रकम में बेच सकता है। दुर्भाग्यवश तीन आंखों वाले जादुई भेड़िए से ऐसा कोई दुर्लभ सामान नहीं मिला, लेकिन उसे मरे हुए एक आंख वाले जादुई भेड़िए की एक विकृत हड्डी जरूर मिली। वो इसे 2 लाख RMB में बेच सकता है। क्या आत्मा के अवशेष अभी भी पर्याप्त नहीं है? मैंने छठे स्टार को पहले ही मजबूत कर लिया है। मेरा लाइटनिंग स्ट्राइक अब रैंक अप होने वाला है। छोड़ो इसे, मुझे अगले निरीक्षण बिंदु की ओर चलना चाहिए। मुझे वहां पर्याप्त आत्मा अवशेष एकत्र करने में सक्षम होना चाहिए। मो फैन वापस उपकरण के पास लौटी और देखा कि उसमें से हरी बत्ती जल रही है, जिसका मतलब था कि 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद जानवरों की संख्या से संबंधित डेटा इकट्ठा करने का काम पूरा हो चुका है। अब अगला कदम इसे विशेषज्ञों के पास ले जाना था ताकि वे डेटा का विश्लेषण कर सकें। अगला निरीक्षण बिंदु ज्यादा दूर नहीं था। मो फैन नक्शे का अनुसरण करते हुए तेजी से वहां पहुंचा। मैं ड्रैगन को बुलाने के लिए 7 गेंदें इकट्ठा करने के बहुत करीब हूं। मतलब अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक को मजबूत करने के। अगर मैंने इसे पूरा नहीं किया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसने वह काम पूरा कर लिया था जिसे पूरा करने के लिए दूसरों को मिलकर काम करना पड़ता। उसे अपनी असाधारण ताकत से यही आजादी मिली।